हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं एमके सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में उसको कहेंगे बहुपद। तो चैप्टर नंबर 2 का ये आप लोगों का वन शॉट होने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीटली क्लियर करने वाले हैं। 4 मार्क्स का ये चैप्टर आप लोगों का होता है। 4 मार्क्स आपके बहुत अच्छे से पकने वाले हैं, भी कोई नहीं काट सकता यहाँ से 4 नंबर आप लोगों के। तो आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना है और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। बस फोकस आप लोगों का बोर्ड पे होना चाहिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो, पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा वेरिएबल को। सबसे पहले किसको समझना होगा भाई, वेरिएबल को। और उसके बाद में हमें समझना होगा कांस्टेंट को। वेरिएबल यानी कि चर, उसके बाद में कांस्टेंट यानी कि अचर हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट होता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसके बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे अपन, बीजीय व्यंजक। ठीक है, उसके बाद बीजीय व्यंजक के बाद में हमें समझेंगे अपन, पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, इसके बाद में अपन आते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में हम किस पर आएंगे भाई, पॉलिनोमियल पर आएंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं वेरिएबल की। चर क्या होता है भाई, तो देखो ध्यान से सुनना है आप लोगों को। वेरिएबल वो मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती हैं, वे गणितीय राशियां जिनका मान, जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, उनको हम क्या कहते हैं भाई, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल या चर कहेंगे। इनको हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर, स्मॉल एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है हमारे पास कांस्टेंट यानी कि अचर। कांस्टेंट अचर क्या होता है, वे गणितीय राशियां, वे मैथमेटिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उनको हम किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट के नाम से। मैथ्स के कोई भी नंबर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी बच्चों को। आगे आ जाओ। अब अपन बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं ये क्या होती हैं, गणितीय संक्रियाएं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे पास, वो कितने होते हैं भी टोटल, वो होते हैं हमारे पास 4। प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। ये क्या होती है हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है, गणितीय संक्रियाएं होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं टोटल कितनी होती है भाई, हमारे पास 4 होती है। प्लस होती है, माइनस होती है, मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है। अब हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो सुनना ध्यान से। कोई भी ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन, ध्यान से सुनना, मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, मैथमेटिकल रिलेशन यानी कि गणितीय संबंध। ऐसा गणितीय संबंध, मैथमेटिकल रिलेशन, जो एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में, इन चारों में से कोई सी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने से बनता हो, उस मैथमेटिकल रिलेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे कि 2x हो गया, कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का। तो हमारे पास 2x क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक हो गया। क्लियर है क्या सभी बच्चों को यहाँ तक। उसके बाद में और अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल अपन x की बात करें तो बताओ, x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, दिखने में तो नहीं लग रहा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और उनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया होनी चाहिए। तो देखो यहां पर देखने से तो नहीं लग रहा, लेकिन अपन x को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख सकते हैं। अब देखो, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, तो इसका मतलब x क्या हुआ भाई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। क्लियर है क्या सभी बच्चों को। इसके बाद में हम बात करें
जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को कि बताओ जीरो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? देखने में नहीं लगता, लेकिन हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो भी कैसे करेंगे। जीरो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। तीन कौन कौन सी हैं? एक तो कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और तीसरा है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया इनमें होनी चाहिए। जीरो को हम लिख सकते हैं 0.x⁻0। देखो x की पावर 0 का रिजल्ट 1 होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। क्लियर है क्या सभी बच्चों को यहाँ तक? इसके बाद में देखो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, हमारे पास वेरिएबल हो गया, और दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है? मल्टीप्लाई का। तो इसका मतलब जीरो भी क्या हुआ? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। हम जीरो को यानी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? क्लियर है। आगे देखो भी, इसके बाद में हम बात करते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है अभी? अब पॉलिनोमियल जब मैं डिफाइन करूंगा तो एक वर्ड काम में लूंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड काम में लेंगे, इसीलिए मैंने पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को समझाने के लिए इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है पहले। पॉलिनोमियल क्या होता है अभी? कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं भाई। होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कैपिटल W से डिनोट करते हैं। होल नंबर जो होता है हमारे पास कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और कहाँ तक जाता है अभी? ये इनफाइनाइट तक। होल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे अपन? पूर्ण संख्याएं। यानी कि कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं अभी। बहुपद को डिफाइन करने के लिए हमने वर्ड काम में लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जब भी लिखने वाली चीजें होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो बहुपद क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अपन समझते हैं भी। तो देखो पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, समझना ध्यान से। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भी? बीजीय व्यंजक। जैसे हमारे पास 2x प्लस में 1 लिखा हुआ है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, बीजीय व्यंजक है। हमारे पास 2x स्क्वायर अपॉन में y की पावर 100 प्लस में x की पावर या रूट में x आ जाए, माइनस की x की पावर -1 अपॉन में 5 आ जाए। ये सारे क्या है? ये एक पूरा क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को वर्ड को काम में लेना है। किसकी डेफिनेशन बोलते समय? पॉलिनोमियल को डिफाइन करते समय, बहुपद को डिफाइन करते समय हम एक वर्ड काम में लेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हर एक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन नहीं होते? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं होते। कुछ स्पेसिफिक टाइप के, कुछ स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही किसके अंदर आते हैं? पॉलिनोमियल्स के अंदर आते हैं, बहुपद के अंदर आते हैं। तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना है और सुनना है भी। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है अभी? होल नंबर अपन ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, W से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, एक फिक्स नंबर आना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर पॉइंट में आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है, जिसमें डिवाइड करने पर पॉइंट में रिजल्ट मिलता है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल रूट में आ जाता है, अगर वेरिएबल किस में आ जाता है भाई? रूट में आ जाए। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए जिससे डिवाइड करने पर पॉइंट में रिजल्ट मिले, अगर सीधी सीधी वेरिएबल की पावर पॉइंट में आ जाए, अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए, तो इन सभी केसों में हमारे पास वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोगों को तुरंत पहचानना है भी, जहां जहां पर भी हमारे पास वेरिएबल्स है वहां देखना है हमें कि क्या वेरिएबल की पावर रूट में तो नहीं है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें फोकस किस पे करना है? केवल वेरिएबल पे। वेरिएबल अगर रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। वेरिएबल अगर डिवाइड में है, जिसमें डिवाइड करने पर
सॉरी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में है जिसमें डिवाइड करने पर पॉइंट में रिजल्ट मिल रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल यानी कि चर की पावर अगर 0 पॉइंट मतलब पॉइंट में आ जाए, कुछ भी पॉइंट में आ सकती है, 2.5 2.6 कुछ भी आ सकता है, तो फिर वो वेरिएबल की पावर पॉइंट में आने से वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल की पावर चर की घात अगर माइनस में आ जाए तो भी वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है क्या अभी सभी बच्चों को? तो पॉलिनोमियल हमने समझ लिया अभी। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की पावर्स के बारे में। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स लेते हैं और उसकी पावर के बारे में बात करते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो आप, कोई कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा, मैं 2-4 लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास रूट एक्स प्लस में 2x² माइनस में 3 है। ध्यान रखना पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं आता, अगर इक्वल का साइन आ गया तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाती है, तो इक्वेशन इक्वल का साइन नहीं आएगा इसमें। एक एग्जाम्पल अपन ने ये लिया है, दूसरा अपन ले लेते हैं रूट 5 बाहर लगा हुआ है x प्लस में 3x²। थर्ड एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं x की पावर -1/2 प्लस में 3x²। और फोर्थ अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं x/y² प्लस में 3x²। ठीक है, अब देखो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनमें से कौन सा तो पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। देखो भाई यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे। वेरिएबल रूट में आ गया, रूट में आने का मतलब पावर कितनी होगी, x की पावर होगी 1/2। रूट में आने का मतलब उसकी पावर कितनी होगी 1/2। 1/2 आते ही ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट दिख जाता है और बोल देते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल गलत बात है भाई, हमें केवल वेरिएबल पे फोकस करना है। वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, केवल वेरिएबल पे फोकस करना है। यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो कोई भी पॉइंट में नहीं आ रही, माइनस में नहीं आ रही, फ्रैक्शन में नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ देखो वेरिएबल की पावर सीधी सीधी नेगेटिव में आ रही है तो ये क्या नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा भाई, वो सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो, अब बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं भाई, वेरिएबल की पावर यहाँ देख लेते हैं होल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। y जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी हमारे पास -2 प्लस में 3x²। अब बताओ कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पावर क्या आ गई भी, नेगेटिव आ गई। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, बहुपद की घात। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को? जल्दी से बताएं मुझे, कमेंट में बताएं भाई सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या। सभी बच्चों का अगर ध्यान बोर्ड पे है तो एक सिंगल चीज में दिक्कत नहीं आएगी भाई। चैप्टर नंबर 2 4 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 2.1 में तो कुछ भी नहीं है, 2.2 ही बस एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। एक तो हमें क्या देगा, एक तो हमें पॉलिनोमियल दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए देगा, एक टाइप तो वो है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है हमें पॉलिनोमियल्स की जीरोस पहले से दे देगा और पॉलिनोमियल पूछ लेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, ये पूछ लेगा। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है अभी समझते हैं। देखो हमारे पास कोई भी 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं अपन, उससे समझ में आ जाएगा। 2x की पावर 4 प्लस में 4x² माइनस में 3x प्लस 4, यहाँ पर -x² प्लस में 2x प्लस 3, यहाँ ले लेते हैं अपन x की 3x की पावर 3 प्लस में 4x² माइनस में 4। यहाँ पर देखो भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात क्या होती है, ध्यान से समझना। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जहां पर भी वेरिएबल है वहां पर चेक कर लो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। यहां देखने से पता लग रहा है फर्स्ट में सबसे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है भाई 4, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 घात का बहुपद है भाई, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। दूसरे में अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 है,
इसका मतलब कितनी घात का है भाई, 2 घात, यानी कि 2 डिग्री का क्या है, 2 डिग्री का हमारे पास पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स को पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है भाई। एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा। जो भी हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में वहां पे हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स होंगे। समझ में आ गया क्या? यहाँ देखो भी वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम 3 है, तो इसका मतलब कितनी डिग्री का हुआ, ये हुआ हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, 3 घात का पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है अभी। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसको अपन 2 घात वाले को क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? अब हम इसके बाद में जो पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं भी। जो भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, देखो पावर अगर एक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन x प्लस में 1। यहाँ पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, मैक्सिमम वो पावर कितनी है इसकी वेरिएबल की, मैक्सिमम 1। तो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, 1 डिग्री का। और 1 डिग्री को बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? रेखिक बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सिंगल डिग्री का है तो लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद, 2 डिग्री वाला है तो उसको क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद, और 3 डिग्री वाला है तो उसको क्यूबिक यानी कि त्रिघात बहुपद कहेंगे अपन। समझ में आ गया सभी को? अब अपन लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप लिख लेते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सीधा पूछ लेता है आप लोगों से। तो आओ फिर लिखते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो ये नोट कर सकता है भाई, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं जल्दी से। देखो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप एंड तक देखोगे। और जो भी चैनल पे नया है भी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आओ भाई अपन नेक्स्ट समझते हैं। क्या क्या समझेंगे अब अपन? लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। रेखिक बहुपद का हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है भाई? ये होता है हमारे पास ax प्लस में b, और यहाँ पे हमें ये भी लिखना है कि a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, a और b की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होते ही हमारे पास कांस्टेंट बचेगा। और कांस्टेंट जैसे आप लोगों के पास 2x प्लस में 4 है, अगर आपने x ये इसकी जगह 0 कर दिया, 2 की जगह 0 कर दिया, तो x वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? कांस्टेंट बचेगा। और कांस्टेंट लीनियर थोड़ी होता है, कांस्टेंट तो हमारे पास 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। ध्यान रखना, जितने भी कांस्टेंट, जितने भी अचर होते हैं वो सारे कितने डिग्री के होते हैं? 0 डिग्री के। इसीलिए इनको 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, जो भी हमारे पास अचर संख्याएं होती हैं, वो 0 डिग्री के क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद में हम लिखते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसका लिख रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान रखना 0 मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 0 लगाते ही आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन जाएगा वो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को द्विघात बहुपद, ठीक है?
तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया, ax² + bx + c। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा भी, ax³ + bx² + cx प्लस में d, और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता। क्यूबिक को अपन क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? तो इसको नोट करें जल्दी से, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। जितनी भी बेसिक चीजें समझने की थी वो अपन ने समझ ली है। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पे। तो जल्दी से बच्चे नोट करें, और यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताएं जल्दी से कमेंट करके। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है क्या? चलो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो देखो 2.1 में हमें ग्राफ दे रखा है y = px का, और हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है भाई, तो मैं ग्राफ बनाता हूं और उसके बाद में हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो बुक अपनी खोल के रखें सामने, पेन कॉपी रखें। देखो सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, आप लोगों को बुक सामने रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, प्रश्नावली 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमें इसने बोला है y = px के लिए ग्राफ दे रखा है, और इसने 6 ग्राफ दे रखे हैं टोटल। तो जल्दी से अपन ग्राफ बना लेते हैं भाई। दूसरा है हमारे पास ये, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है अपने पास, और सिक्स्थ ग्राफ है ये वाला। ठीक है भाई, तो देखो हमें क्वेश्चन दे रखे है y = px। ध्यान से समझना है इसको। क्वेश्चन यहाँ पर दो टाइप से पूछ सकता है भी। एक तो हो सकता है y = px, और एक हो सकता है x = py, x = py। क्वेश्चन इस तरीके से दे दे तो x अक्ष पर जितनी बार काटेगा उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। y = px सवाल आए हमारे पास, तो x अक्ष को, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है हमारे पास, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इतना तो पता है आप सभी को। तो x अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा, ये सारे x अक्ष है इधर वाले, और ये y एक्सिस है, x एंड y। देखो भी, अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि y = px, तो हमें ये देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, उतने उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए x = py, तो हमें देखना है y अक्ष को कितनी बार काट रहा है। समझ में आ गया क्या? हमारी बुक में जो क्वेश्चन है वो केवल y = px का ही है, तो हमें x अक्ष को देखना है, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो देखो ये एक भी बार नहीं काट रहा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखो x अक्ष को एक जगह पे काट रहा है, तो ये हो गया 1। ये x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास हो गए 3। ठीक है, ये x अक्ष को 2 जगह पे काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 2। इसमें देखो भी x अक्ष को 1, 2, 3 और 4 जगह पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास, शून्यकों की संख्या होगी 4। यहाँ पे देखो x अक्ष को 1, 2 और 3 जगह पे टच कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे हमारे पास वो कितने हो गए, शून्यकों की संख्या हो गई 3। क्लियर है क्या? 2.1 बस इतना ही था। हमें y = px क्वेश्चन दे तो हमें x अक्ष को कितनी बार काट रहा है उसको देखना है। अगर हमें x = py दे तो y अक्ष को कितनी बार काट रहा है उसको देखना है। अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते, समझना ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन होता तो हम फोकस किसको करेंगे, y अक्ष को।
इसमें वाई एक्स को एक जगह पे काट रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन एक। इसमें वाई एक्स को एक जगह पे काट रहा है, एक सॉल्यूशन। इसमें वाई एक्स को एक जगह पे काट रहा है तो एक सॉल्यूशन। इसमें एक भी जगह पे नहीं काट रहा तो सॉल्यूशन जीरो। यहाँ पर वाई एक्स को एक जगह काट रहा है, सॉल्यूशन एक हो गया, एक जगह पे काट रहा है, सॉल्यूशन एक हो गया। ठीक है, अभी हमारे को एक्स एक्स वाला दे रखा है, एक एग्जाम्पल भी है उसमें भी एक्स एक्स वाला ही दे रखा है, तो हमें एक्स एक्स वाला ध्यान रखना है। लेकिन इस तरीके से भी आ जाए तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करना है। इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 2.2 पे बात करते हैं अभी। तो जल्दी से सभी बच्चे नोट करें इस क्वेश्चन को, मैं रेज करता हूँ। और समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से कमेंट करो भाई, बताओ जल्दी से। और जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करो भी, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। चलो भाई, एक्सरसाइज 2.2, चलो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं भी। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उसको करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए। ठीक है भाई, उसको करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, जो हमारे पास कोफिशिएंट और जीरो, जो शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो हमें आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वो भी याद होना चाहिए, मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को कर पाएंगे भी। तो सबसे पहले अपन एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं, और 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास वो है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। यही है क्या, बिल्कुल यही है। तो भाई ध्यान से समझना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमारे पास इस मेथड से ये सॉल्व होगा। ठीक है, मध्य पद को स्प्लिट करते हैं अपन, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसके फैक्टर कर देते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। समझते हैं भाई कैसे सॉल्व होता है ये। हम स्टार्टिंग वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर होगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो -8x स्क्वायर है, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए। माइनस करने पर आ जाए या प्लस करने पर आ जाए, माइनस का 2x आना चाहिए। तो इसके अगर अपन फैक्टर करें तो वो फैक्टर होंगे हमारे पास। फैक्टर कैसे करते हैं भाई, मैंने बताया है फैक्टर कैसे करते हैं। 8 के फैक्टर करेंगे, देखो 8 के फैक्टर करते हैं अपन, 2 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। एक बार इस 2 को ले लो, एक बार इस 4 को लेकर देखो, तो 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ रहा है, 4 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 2 आ जाता है। तो मतलब इसके जो फैक्टर हमें चाहिए वो हो जाएंगे हमारे पास, एक तो 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2। बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो फिर बड़ा वाला किसका होगा, माइनस का होगा। तो हमारे पास फैक्टर हो गए इसके एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 4x प्लस में क्या हो गया 2x माइनस का 8। क्लियर है क्या भाई सभी बच्चों को। देखो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप लोगों को दिक्कत है भाई, बिल्कुल भी नहीं आता किसी बच्चे को, तो आप लोग बताएं मुझे कमेंट में कि सर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में प्रॉब्लम है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो कमेंट में मुझे बताएं। मैं पर्टिकुलर 15 से 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसमें केवल और केवल अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है उसको सीखने वाले हैं भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता तो प्रॉब्लम होगी भी। चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम होगी, चैप्टर नंबर 4 में प्रॉब्लम होगी, 5 में और भी कई सारे चैप्टर्स में ये इक्वेशन बन जाती है। ऐसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, फिर हमें उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया क्या। तो आप लोगों को ये आना ही चाहिए।
अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं भी, दो दो के पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। यहाँ से कितना कॉमन आएगा x, यहाँ हो गया हमारे पास x माइनस का 4, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे अपन में, प्लस में 2 कॉमन आएगा, यहाँ x माइनस 4। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में सेम चीज बननी चाहिए, वही अपन कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखो भी x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस में 2। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखो, अब आगे अपन करते हैं आइदर x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो और नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। हमें इसके जीरोज निकालने, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस 2। देखो इस क्वेश्चन में हमें जीरोज निकालने के साथ साथ हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना, भी रिलेशन भी हमें बताना है। तो रिलेशन क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखो भाई रिलेशन में मैंने बताया नहीं था, एक बार अपन इधर बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो देखो फर्स्ट रिलेशन होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। उनके बीच में दो रिलेशन होते हैं। पहला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में सी। और सेकंड होता है हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ये दो रिलेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए भी, तब जाकर ही आप लोग इस सवाल को आगे वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, जब भी हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहे या हमें जांच करने के लिए कहे कि उनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में चेक करके बताओ, जांच करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ, तो आप लोगों को ऐसे करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ज़्यादातर बच्चों को याद हैं। चलो भाई, तो अब देखो हम इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, दो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। एक को अपन अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को हम मान लेते हैं बीटा। एक को तो हम अल्फा नाम दे देते हैं, दूसरे को हम क्या नाम देंगे, बीटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे देखो, उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिख देंगे भाई, वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर देंगे इसको। वेरीफाई करने के लिए आप लोग डायरेक्ट ना करें, उसमें एक हेडिंग डालकर लिखे ताकि एग्जामिनर का ध्यान तुरंत पड़े उस पर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं भी, वेरीफाई मतलब जांच कर रहे हैं। इस तरीके से लिखो, आप स्टार लगा के इसको एरो बना दो ताकि उसका ध्यान तुरंत जाए कि यहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो देखो फर्स्ट वेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है भी, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। भाई पहला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो तो ए होता है, कितना है 1, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, बी की वैल्यू कितनी है -2। और जो लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है सी, सी की वैल्यू कितनी है -8। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा कितना हमारे पास 4, अल्फा कितना है भाई 4, प्लस में बीटा कितना है -2, इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू है -2 अपॉन में ए कितना है हमारे पास, ए है 1। यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +2 अपॉन में 1। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4 - 2, 2 इक्वल टू 2। हमें लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं लिखी राइट हैंड साइड के तो मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है भाई, इसको नोट कर ले साइड में। ये रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध दो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। आगे देखो भाई, फर्स्ट रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया है, सेकंड रिलेशन भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड रिलेशन क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। ए की वैल्यू कितनी है भाई 1, उससे पहले अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, अल्फा की वैल्यू 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन में ए कितना है हमारे पास 1। यहाँ पर देखो भाई 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो गया, इक्वल टू -8 में 1 का डिवाइड करेंगे तो -8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। इस तरीके से हमें इसको लिखना है लास्ट में, और इसी तरीके से हमें इसके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। भी समझ में आ गया होगा आप सभी को। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को पीछे लेके आप लोग देख सकते हो।
इसको नोट करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद में अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 1-2 क्वेश्चन समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करो भाई जल्दी से, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताएं। चलो भाई नोट करो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखो तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करे भाई चैनल को, वीडियो को लाइक करे और कमेंट करें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके बताएं मुझे। देखो अब अपन डायरेक्ट फैक्टर करके लिखेंगे इनको सीधा। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड, सेकंड सवाल क्या था, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ठीक है। और उसके बाद में और कर लेंगे अपन, पहले इसको करते हैं। थर्ड वाला भी है उसको भी नोट कर लेते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 और माइनस में 7x, ठीक है भाई। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो आओ फिर क्वेश्चन 2 को करते हैं भी। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्टार्टिंग वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो कितना आएगा हमारे पास 4s²। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4s² आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर कितना आए 4s आना चाहिए। तो भाई बताओ क्या होगा। हम अगर 2 और 2 लें, 2 और 2 को लें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, और 2 माइनस 2 दोनों को माइनस ले ले, दोनों नंबर्स को कैसा ले ले, माइनस ले ले। तो -2 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4s। तो हमारे पास फैक्टर हो गए 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1, कॉमन लेंगे यहाँ से, कॉमन लो भाई, कॉमन आ जाएगा हमारे पास 4 नहीं 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा 2s माइनस में 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा भी, देखो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि इधर ब्रैकेट में जो बनता है वही सेम चीज़ इधर बनती है, तो इसको लिख दो। यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगाओ, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। आगे देखो यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस 1, तो यहाँ पर कितना बच गया 2s, और यहाँ पे कितना बच गया -1। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, इसके बाद अपन लिखते हैं आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। हिंदी में क्या लिखेंगे, या तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और को हिंदी में क्या लिखेंगे, या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो भाई 2s इक्वल टू ये हो गया +1, s इक्वल टू कितना हो गया 1/2। इसको अपन अल्फा दे देते हैं। अल्फा और बीटा हमें नाम तभी देना है जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, यहीं तक आता है भाई, उसमें वेरीफाई करने के लिए नहीं देता। आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो पहला क्वेश्चन यही आता है, 4 क्वेश्चन, जिसमें हमें वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलता, केवल जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो हम यहीं तक करके उसको छोड़ देते हैं, 2 मार्क्स मिल जाते हैं। आगे देखो यहाँ से भी अपने को s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 1 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2, इसको हम बोल देंगे बीटा। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया है अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों जीरोस निकाल लिए। अब अपन रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाई करेंगे, मतलब जांच करेंगे क्वेश्चन इसकी। तो देखो वेरीफाई में फर्स्ट अपन ने सीखा था क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई -b/a। वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितनी है -4, b की वैल्यू है -4/a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम लो, 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज, प्लस में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +4/4। यहाँ से देखो भाई ये हो गया 1 + 1 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4, तो सॉरी 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया है फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है अभी C/A।
यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, और सी कितना है, सी हमारे पास 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है भाई 4 है। यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज दैट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, तो हम कह देंगे कि ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, हमने इसकी जांच कर ली है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ध्यान रखना अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड साइड के तो आपने क्वेश्चन गलत किया है, इतना ध्यान रख लेना भाई। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड साइड के तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इसको देखो भी, इसको करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं और गलत हो जाता है उनका। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर एक्स वाला टर्म होता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बीच में दे रखा है तो इसको अपने को बाद में रखना है। तो देखो इसको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा अपने को। 6x² को पहले लिखेंगे, इस 7x को इधर लाएंगे, -7x और माइनस का 3 हो गया, ठीक है भाई। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 3 जा माइनस का 18x²। इसके फैक्टर करो भाई, माइनस के 18x² के फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर -18x² आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7, तो 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 9 2 जा 18 होता है, 9 में से 2 माइनस कर देते हो तो 7 हो जाता है। तो हमारे पास 6x², 9 किसका होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि जो माइनस का है मतलब मिडिल टर्म में साइन किसका आ रहा है, माइनस का। जब मिडिल टर्म में माइनस का साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आ रहा है, तो अपन को पता है कि बड़े फैक्टर के आगे किसका साइन होता है, माइनस का। तो माइनस का 9x प्लस में 2x, माइनस में क्या हो जाएगा 3। यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन, कॉमन लेते हैं भाई, कितना कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस में 3, प्लस में यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा 1, 2x माइनस में 3। यहाँ पर देखो 2x माइनस का 3 कॉमन आ चुका है, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3x और प्लस में 1। हम लिखें आगे क्या लिखते हैं, आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, हिंदी में लिखते हैं या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या मतलब और 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे भी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 उधर जाके प्लस का हो गया, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 3/2, इसको अपन दे देते हैं अल्फा, इसको अपन क्या दे देंगे अल्फा। यहाँ पर देखो भी ये x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 उधर जाके माइनस का हो गया और ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, इसको अपन दे देंगे बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया है, अब अपन इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में क्या करते हैं अपन, वेरीफाई में हम 2 चीज़ें निकालते हैं भाई। वेरीफाई में पहली चीज़ क्या है, पहला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास 3/2, बीटा कितना आया, ये माइनस है, फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस माइनस हो गया माइनस, -1/3 इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास 7, बी की वैल्यू कितनी है भाई 7, यहाँ से मत रख देना गलत हो जाएगा। बी की वैल्यू है -7, फॉर्मूले का माइनस, वैल्यू का माइनस, ठीक है भाई, तो इसको ध्यान से रखना होता है। माइनस अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6, ये माइनस से माइनस कट गया, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये हो गया हमारे पास एलसीएम 6, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये हो गया हमारे पास 7/6। यहाँ से देखो भी 9 - 2 करेंगे तो 7 और नीचे है 6 इज इक्वल टू 7/6। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया क्या भाई सभी बच्चों को, कमेंट करके बताएं मुझे जल्दी से, और इन क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपन ने कर लिया है, इसको अच्छे से नोट करें, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, उसके बाद में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। भी नोट करो जल्दी से सभी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में बताएं। जो भी बच्चा शुरू से देख रहा ना उसको समझ में आ रहा है पक्का 100%, ठीक है भाई। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसके बाद में हमारे पास इसके 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखो भी तीनों जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास
दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के तो छोटे हैं और आगे के जो क्वेश्चन सब एक वो तो इतना ही बड़ा है। देखो भी क्वेश्चन नंबर 4, पता नहीं 4 बच्चों को हार्ड क्यों लगता है, 4 और 3, बहुत इजी सवाल है। 4u² प्लस में 8u है, 4u² इज इक्वल टू 8u है। और इसका 5th वाला सवाल है t² माइनस 50, t² माइनस 50। ठीक है भाई, देखो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना, 2 ही टर्म है। जब कांस्टेंट वाला टर्म नहीं हो, लास्ट वाला टर्म नहीं हो तो डायरेक्ट कॉमन ले लो। ठीक है, जब कांस्टेंट वाला टर्म नहीं हो, जैसे x² माइनस में 2x आ जाए और आगे वाला टर्म नहीं है तो डायरेक्ट कॉमन ले लो जो भी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 2x² माइनस में 4x आ जाए तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, कुछ भी हमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सवाल हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस में 2। बस इतना ही करना है अपने को। स्टार्टिंग लिखना है आइदर, या तो हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, या तो 4u इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, या फिर या मतलब और u प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0/4, तो u मिल जाएगा हमारे पास 0, इसको हम दे देंगे अल्फा। ये हमारे पास क्या हो गया अभी, अल्फा। यहाँ से देखो u की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2, इसको हम दे देंगे नाम बीटा। अल्फा और बीटा मिल चुका है, अब अपन वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को, वेरीफाई। ठीक है अभी, वेरीफाई मतलब जांच कर रहे हैं अपन क्वेश्चन की। तो क्या करते हैं, 2 चीज़ें करते हैं अपन। पहला अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है -2। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितनी है, 8 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है। और यहाँ पे जो a है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है भी 4 है। 4 से 8 2 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये हो गया -2 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास -2। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो हम कह देंगे, हम क्या कह देंगे यहाँ पे, हम कह देंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही है, हमने जो फैक्टर निकाले हैं बिल्कुल सही है। बहुत इजी सवाल है भी, छोटा सा सवाल है। बस हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म जब भी हमारे पास नहीं हो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सीधा सीधा कॉमन ले लेते हैं, कोई भी फैक्टर हम नहीं करते। यहाँ देखो भी, इसमें भी एक टर्म मिसिंग है। यहाँ तो कांस्टेंट टर्म मिसिंग था, यहाँ कौन सा टर्म मिसिंग है, मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म मिसिंग है बेस में। जब बीच वाला टर्म मिसिंग हो तो हम कोशिश करते हैं हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए x² माइनस 3 आ जाए, ठीक है, y² माइनस में 5 आ जाए, t² माइनस 9 आ जाए। ऐसे सवाल जब आ जाएं तो हम कोशिश करते हैं कि वो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाए। इसको अगर हम a² माइनस b² बनाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, t² माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बन जाएगा a² माइनस b²। इसको हम a² माइनस b² बनाना चाहें तो x² एज इट इज, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। अब ये 3 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 9 तो 3 का स्क्वायर होता था तो हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको लिख देंगे y² माइनस √5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्यों कर रहे हैं अपन, रूट क्यों लगा रहे हैं, ताकि इसका स्क्वायर कर सके और ये हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाए। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, यही अपन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखो हम t² माइनस 15 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो रूट लगाओ, और रूट लगाने के बाद क्या लगा दो, इसका स्क्वायर लगा दो। ये बन गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a प्लस बी। भाई a प्लस बी, बी का काम कौन कर रहा है, √15, तो a प्लस √15 हो गया। a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है भाई, फॉर्मूला कौन सा लगाया वो भी लिखो। हमने लगाया a² माइनस b², a प्लस बी, और क्या होता है हमारे पास a माइनस बी। ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। 2 फैक्टर आने के बाद अपन सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, दोनों को 0 के इक्वल लिख देते हैं। ऐसे ही करके आए तो लिखेंगे आइदर, या तो
t प्लस में √15 इक्वल टू 0, या मतलब और t माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन करेंगे t इक्वल टू माइनस का √15 हो जाएगा, इसको अपन अल्फा नाम दे देंगे, और यहाँ पे हमारे पास t इक्वल टू प्लस का √15 हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे बीटा। दो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, अब अपन इसको वेरीफाई करते हैं भी। ठीक है, वेरीफाई में अपन क्या करते हैं, वेरीफाई जांच में अपन क्या करेंगे, वही दो चीजें अपन निकालते हैं। पहला क्या निकालते हैं भी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ निकालेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस में √15 है, प्लस में बीटा कितना हमारे पास √15, इक्वल टू बी की वैल्यू देखो, बी है क्या, मिडिल टर्म है क्या इसमें, नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू है इसमें 0 हो, और नीचे कितना है ए है हमारे पास 1। यहाँ से देखो प्लस का √15 माइनस का √15 कट के कितना हो गया 0, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब हमने रिजल्ट सही निकाला था। सेकेंड चीज, सेकेंड हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस में √15 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है भाई √15। उसके बाद में सी की वैल्यू कितनी है, -15 अपॉन में ए कितना है हमारे पास 1, ए है 1। देखो माइनस तो रहेगा, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल कितना मिलेगा हमें 15 मिल जाएगा, इक्वल टू -15 में 1 का डिवाइड करेंगे तो -15। यहाँ पर हमें मिल चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया कमेंट में बताएं जल्दी से, और इसको नोट करें। ठीक है भाई, नोट करें, जो भी बच्चा शुरू से देख रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सवाल है भाई, है ना। ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अपन 8 में सीख जाते हैं, 9th में सीख जाते हैं, वही सारी चीजें कर रहे हैं। नोट करो भी, एक क्वेश्चन रह रहा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला, उसको भी अपन करते हैं, उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। जल्दी से नोट करो इसको। तो देखो भाई, नोट कर लिया होगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अपन ने फोर्थ का सेकंड पार्ट नहीं करा, तो देखो भाई फोर्थ का सेकंड पार्ट रह गया अपना, उसको भी अपन कर लेते हैं इधर। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अपन क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा कितना हमारे पास -2, बीटा है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू, सी है क्या इसमें, नहीं है, सी नहीं है तो वैल्यू कितनी होगी 0 अपॉन में ए कितना हमारे पास 4। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब इसका जो लास्ट पार्ट बच रहा है फर्स्ट का 6 वाला, उसको करते हैं भी। तो नोट कर लिया क्या आप सभी ने, चलो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं जल्दी से। जो भी बच्चा शुरू से देख रहा है अभी उसको समझ में आ रहा है, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपन यहाँ पे 8th to 12th तक की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं MR इंडिया कोचिंग क्लासेस पर। ठीक है भाई, चलो आगे करते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास लास्ट पार्ट बच रहा है एक 6। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास 3x² - x, 3x² - x - 4, यही है क्या, बिल्कुल। देखो अभी सॉल्व करते हैं इसको, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12x² आएगा। ठीक है, इसके जब अपन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x², माइनस साइन है तो माइनस का 4x, और प्लस में 3x -4। कॉमन ले लो भाई यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा x। ठीक है, और यहाँ बचेगा 3x माइनस में 4, यहाँ पर +1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट वाला सेम है तो 3x - 4 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस में बच गया हमारे पास 1। ठीक है भाई, इतना करने के बाद अपन क्या लिखते हैं, आइदर या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है, 3x - 4 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर
या मतलब और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो भाई x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये 4 उस तरफ जाके प्लस का हो गया और ये 3 डिवाइड में आएगा तो 4/3 ये हो गया हमारे पास अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास x इक्वल टू -1 हो गया उधर जाके, ये हो गया हमारे पास बीटा। अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया है। अल्फा बीटा निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं भी। वेरीफाई में क्या करते हैं अपन, वेरीफाई में दो चीज़ें अपन निकालते हैं। जांच करते हैं भाई क्वेश्चन की अपन। जांच में अपन दो चीज़ें निकालते हैं। पहला क्या है हमारे पास, पहला अपने पास है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा है 4/3 प्लस में बीटा कितना है हमारे पास, बीटा है -1 और उसके बाद में हमारे पास माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है -1 अपॉन में a कितना है, a हमारे पास है 3। यहाँ से देखो भाई एलसीएम लेंगे इसका कितना आ जाएगा 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, 3 से 1 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इधर देखो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट भी करते हैं। अभी सेकंड क्या है, क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा कितना है भी, अल्फा है 4/3 और बीटा कितना हमारे पास -1 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, c हमारे पास है देखो -4 अपॉन में a कितना है, a है हमारे पास 3। यहाँ से देखो 1 को -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इक्वल टू इधर भी है -4/3, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला काम आएगा वो फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला काम आएगा वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है भी, फॉर्मूला है हमारे पास px इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना भी आप लोगों को, स्टार लगा के लिख लो इसको, px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर होता है x और प्लस में होता है अल्फा बीटा। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा। ठीक है, सम ऑफ जीरो शून्यकों का योग देगा, शून्यकों का गुणनफल देगा, तब जाके अपन ये सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। और शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस नहीं दे, केवल जीरोस दे दे, केवल अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दे तो भी हम निकाल सकते हैं उस पॉलिनोमियल को। अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे और अल्फा बीटा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 में काम आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है जो कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया सभी बच्चों को, यहाँ तक बताए भाई जल्दी से और नोट करें इसको, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। चलो भाई, जो चैनल पे नया है बच्चा वो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें कि और नेक्स्ट कौन से चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर का वन शॉट आप लोगों को चाहिए वो भी बताएं, उसका वन शॉट आप लोगों को मिल जाएगा। चलो भाई, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो चीज़ें दे रखी है भी, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, बहुपद पूछा है। ठीक है, पॉलिनोमियल पूछा है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपन करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला इसने, फर्स्ट में दो चीज़ें दे रखी है हमारे पास, 1/4 और दे रखा है 1। ठीक है, 1/4 और दे रखा है -1, कितना दे रखा है -1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखो भी, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है मतलब दिया क्या है हमें, दिया क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है अभी, 1/4। शून्यकों का योग कितना गिवन है, 1/4 और अल्फा बीटा
शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है -1, ठीक है। सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। अब देखो हमारे पास सिंस करके लिखो, फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, और बाहर लग जाता है एक्स प्लस में क्या होता है एल्फा बीटा। यहां से देखो भी एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, बाहर है हमारे पास एक्स प्लस में एल्फा बीटा कितना है, एल्फा बीटा हमारे पास -1। यहां से देखो भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो गया x/4 प्लस माइनस क्या हो गया -1। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, नीचे कुछ भी आ जाए, तो उसको नीचे तक नहीं छोड़ना है, हमें उस क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व करना है। किसी किसी क्वेश्चन में तो नीचे कुछ बनेगा ही नहीं, नॉर्मल वैल्यूज देगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ नीचे भी कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं आंसर हो जाएगा अपना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में नीचे आ जाता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अभी एलसीएम लो इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऊपर x एज इट इज आ जाएगा, माइनस में इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ गया। अब एक स्टेप हमें ध्यान रखनी है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है 0। जब हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 4 जो है वो कहाँ चला जाएगा 0 में। भाई हमारे पास ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हुआ, सपोज दैट यहाँ 0 हुआ, तो डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में 0 के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा 0। तो हम इतना दिखाते नहीं है, केवल हम यहाँ लिख देते हैं साइड में पी एक्स इक्वल टू 0, और नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया, पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस में x और -4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। ये 4 कहाँ गया, ये 4 चला गया 0 में, लेकिन आप लोगों को ये साइड में दिखाना कंपलसरी है भाई, अगर ये साइड में नहीं दिखाया तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है भाई। आगे देखो, ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं अभी। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एक तो √2 है और एक क्या है हमारे पास 1/3, एक तो रूट है और एक है हमारे पास 1/3। तो देखो भी गिवन क्या है, सॉल्यूशन करने का वही तरीका वही पैटर्न रहेगा हमारे पास। सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन मतलब दिया क्या है, हमें दिया है हमारे पास वो क्या है वो लिख दो एक बार, एल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है √2, और एल्फा बीटा कितना गिवन है अभी, और एल्फा बीटा गिवन है हमारे पास 1/3। यहाँ पर देखो हमें फॉर्मूला पता है, सिंस पी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स लगाया जाता है और होता है एल्फा बीटा। यहाँ से देखो भी एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, तो √2 रखो, √2 और बाहर है हमारे पास एक्स प्लस में एल्फा बीटा कितना है 1/3 भाई। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो ये 3 है, इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3√2 और x प्लस में यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ऊपर 1 एज इट इज आ जाएगा, और ये 3 कहाँ चला गया 0 में। तो लास्ट में हमारे पास पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1। लेकिन जब आप लोग इसको लिख रहे हो तो लास्ट में साइड में दिखाओ कि क्योंकि हमारे पास पी एक्स इक्वल टू क्या होता है 0, तब जाके ये 3 किस में चला गया 0 में चला गया। क्लियर है क्या सभी बच्चों को यहाँ तक, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, बस एक फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला वैल्यू पुट कर दो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हमें अल्फा और बीटा डायरेक्ट दे दे तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सपोज दैट ये अल्फा होता ये बीटा होता, तो पहले अपन अल्फा प्लस बीटा निकालते, इन दोनों को ऐड कर लेते तो अल्फा प्लस बीटा आ जाता, और अल्फा बीटा कैसे निकाल लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो अल्फा बीटा आ जाता। लेकिन वो कब करते, जब ये अल्फा होता और ये बीटा होता। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में ये अल्फा प्लस बीटा है और ये डायरेक्ट क्या दे रखा है अल्फा बीटा, तो हमें किसी को भी मल्टीप्लाई अलग से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, इस क्वेश्चन को नोट करें भी, उसके बाद में अपन इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि सभी बच्चों को बताएं जल्दी से कमेंट करके, जल्दी बताएं भाई, इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। देखो भी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका अपने पास थर्ड पार्ट है। क्या है भी? थर्ड पार्ट है हमारे पास 0 एंड √5 सॉरी। सॉल्यूशन में देखो भी, और फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं, 1 है। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, नीचे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो भी वही हम लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन मतलब दिया क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? 0, और अल्फा बीटा कितना है भी? √5। यहाँ से सेंस करके लिखो पी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अभी? होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में क्या होता है? अल्फा बीटा। यहाँ से देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, और बाहर है x, प्लस में अल्फा बीटा कितना है अभी? √5 है। अल्फा बीटा कितना है? √5। यहाँ से देखो x², ये तो टर्म क्या हो गया? 0 से मल्टीप्लाई होके x क्या हो गया? 0। ये टर्म पूरा 0, केवल क्या बचेगा? प्लस में √5 बचेगा भाई। तो पी एक्स इक्वल टू x² प्लस में √5, यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है भाई? फोर्थ में वही हमारे पास 1 और 1 दे रखा है, 1 एंड 1। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन क्या है भाई? दिया क्या है हमें? गिवन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और अल्फा बीटा कितना गिवन है? 1। यहाँ से देखो सेंस करके हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर होता है x प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ से देखो भी x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 है, और बाहर है हमारे पास x, तो x लगा दो, प्लस में अल्फा बीटा कितना है? 1। यहाँ से देखो भी x² 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, प्लस में हो गया 1। ये हो गया हमारे पास पी एक्स इक्वल टू x² माइनस x प्लस में 1। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन से भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आता तो और भी इजी हो जाता है सवाल। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है भाई? फिफ्थ है हमारे पास -1/4। गिवन लिख दो डायरेक्ट। गिवन क्या है भाई हमारे पास? गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? -1/4, और हमारे पास अल्फा बीटा कितना गिवन है भाई? अल्फा बीटा हमारे पास गिवन है 1/4। यहाँ से देखो हमें फॉर्मूला पता है, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है अभी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, x प्लस में क्या होता है? अल्फा बीटा। यहाँ से देखो भी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस में 1/4, बाहर x प्लस में अल्फा बीटा कितना है? 1/4। यहाँ से देखो भी x² माइनस माइनस हो गया, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x/4, प्लस में क्या हो गया? 1/4। एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? 4 आ गया। ये हो गया हमारे पास 4x² प्लस में x प्लस में 1, और इधर चल रहा है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लास्ट में आंसर? ये हो गया 4x² प्लस में x प्लस 1, और नीचे वाला जो 4 है वो कहाँ चला गया? 0 में, तो साइड में लिख दो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 0। समझ में आ गया क्या? आगे देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको भी कर लेते हैं भी। अल्फा प्लस बीटा कितना है? लिखो यहाँ पे गिवन मतलब दिया क्या है हमें? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना भी? अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 4, और अल्फा बीटा कितना है? 1। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पी एक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में क्या होता है? अल्फा बीटा। यहाँ से देखो भी x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4, और बाहर x है 4x, प्लस में अल्फा बीटा कितना है? 1। इसमें तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही आंसर आ गया हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको नोट कर ले। उसके बाद अपन कुछ बातें और करते हैं, और अपन जो हमारा 1 शॉट है चैप्टर नंबर 2 का, उसका दी एंड करते हैं। अभी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान से सुने। देखो भी चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट अपन ने क्लियर कर लिया है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। जिसने भी लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक देखा है,
उन सभी बच्चों को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस में मतलब चैप्टर नंबर 2 से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें के की वैल्यूज पूछी जाती है ना, अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, ऐसी वैल्यूज पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एक एक मार्क्स के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। हर चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर में से एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, उसमें लगभग 20 सवाल अपन हर चैप्टर से करने वाले हैं। फिर आप लोगों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड एग्जाम के किसी भी साल के सभी पेपर को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, मैथ्स के पेपर को तो। ठीक है अभी तो एक बार अपने हर चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में पर्टिकुलर एक एक चैप्टर लेंगे अपन। हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे बात करेंगे। एक एक मार्क्स के किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों की। ध्यान रखना, पूरी बुक में आप लोग पढ़ लोगे लेकिन फिर भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं ले पाओगे। उसके लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है और वो टीचर को करवानी होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बुक में नहीं है हमारे, आपको मिलेंगे नहीं। आप पूरी बुक छान लो, बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, एज ए टीचर हमें बच्चों को बताना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को इतना करना है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ के उसका बार बार रिविज़न करना भी। मैथ्स रिवीजन मांगती है, जितना अच्छा रिवीजन, जितनी बार आप लोग रिवीजन करोगे उतना आप बेहतर होते चले जाओगे। ठीक है भाई, तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। जो भी बच्चा चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मतलब कौन से चैप्टर की मैं आप लोगों के लिए वीडियो या फिर वन शॉट डालूं, उसके लिए भी मुझे कमेंट में बताएं। चलो फिर सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।